तकरीबन आधा घंटा बस्ती में रुकने के बाद हम दूसरी तरफ चले गए। उस तरफ बस्ती से जरा हटकर एक ऊंचा चबूतरा था जिस पर बारादरी सी बनी हुई थी। ये उस बस्ती का मंदिर था। छत पर पीतल की घंटियां लटकी हुई थी और सामने एक चबूतरे पर काली देवी की मूर्ति रखी हुई थी जिसके सामने फूल, नारियल और इसी किस्म की चीजें बिखरी हुई थी। बस्ती के 2 आदमी हमारे साथ साथ आए थे। उनमें एक मंदिर का पुजारी था। उसका ख्याल था कि हम मंदिर में जाकर कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन उसे ये देखकर बड़ी मायूसी हुई कि हम मंदिर के करीब से एक पगडंडी पर आगे खेतों की तरफ निकल गए। हम अपने पीछे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते रहे। आखिरकार सुमित्रा एक जगह रुक गई। उस तरफ एक कुशादा रास्ता था जो खेतों में बल खाता हुआ आगे कहीं निकल गया था। खेतों के उस पार बहुत दूर सुर्ख पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। सुमित्रा एक तरफ इशारा करते हुए बता रही थी, ये रास्ता आगे जाकर कोटपुतली की तरफ से आने वाली पक्की सड़क से जा मिलता है। वो पुख्ता सड़क एक छोटे कस्बे से होती हुई झुंझुनू नामी कस्बे से जा मिलती है। वहां से हम छोरू, सरदार शहर, हनुमानगढ़ और गंगानगर से होते हुए पंजाब में दाखिल हो सकते हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा मंसूबा क्या है? वो बोली, मैं सारी जिंदगी तो रूप सुहाए के साथ नहीं रह सकती। इन दौलतमंदों का कोई भरोसा नहीं है। आज ये मुझ पर फिदा हो रहा है, कल इसे कोई और पसंद आ जाएगी। मैं इसके दिल से उतर गई तो मेरा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। इत्तेफाक से तुम लोग मुझे मिल गए हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस मौके से फायदा उठाऊं और तुम लोगों के साथ ही निकल जाऊं। जब तक मैं उसे अपनी मर्जी के मुताबिक खुश रखे हुए हूँ, ये मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं देगा। राणा रणबीर सिंह के कत्ल के बाद शहर में तुम लोगों के लिए खतरा बढ़ गया था। पुलिस ने रूप सुहाए के बंगले का रास्ता भी देख लिया था। पुलिस के बार बार वहां आने से मैं भी नजरों में आ सकती थी। हो सकता है कोई मेरे बारे में कुछ जान जाता या महज किसी किस्म का शुबा होने की वजह से भी कुछ पूछताछ की जाती। इसलिए मैंने ही रूप सुहाए को यहाँ आने का मशवरा दिया था और उसे आमादा भी कर लिया। अगरचे पुलिस राणा के कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में यहाँ भी आ सकती है, लेकिन यहाँ हम किसी कदर महफूज हैं और फिर वैसे भी हमें यहाँ ज्यादा दिन तो रहना नहीं। मैंने एक बार फिर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा, तुम्हारा मंसूबा क्या है? क्या रूप सुहाए को कत्ल करके यहाँ से भाग निकलें? सुमित्रा ने कहा, हाँ। किसी को मौत के घाट उतारना हम में से किसी के लिए कोई अनोखी बात नहीं होगी, लेकिन इस बस्ती में उसे कत्ल करना खतरे से खाली नहीं होगा। मैंने कहा, फिर? वो बोली, यहाँ से तकरीबन 1 मील आगे एक वीरान कुआं है। हम किसी बहाने रूप सुहाए को उस तरफ ले जाएं और उसे कुएं में धक्का दे दें। मैंने कहा, क्या ये इतना आसान होगा? वापसी में रूप सुहाए को हमारे साथ न पाकर बस्ती वालों को हम पर शुबा नहीं होगा। सुमित्रा ने मुझे घूरा। बोली, तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है क्या? फिर वो रत्ना की तरफ देखते हुए बोली, दीदी तुम इतने अरसे से इसके साथ रह रही हो, क्या कर दिया है इसे? इसका वो सारा जोशो खरोश और तेजी तर्रारी कहाँ गई? रत्ना ने फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय कह लगाया। फिर अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली, ये अब भी उतना ही तेज तर्रार और पुरजोश है जितना पहले था। तुम अपनी बात तो बताओ। वो बोली, पूरी बात यह है कि तुम लोग यहाँ से वापस जाने का प्रोग्राम बनाओगे। तुम लोगों का सामान यानी वो 3 सूटकेस गाड़ी में रख दिए जाएंगे। मैं और रूप सुहाए तुम लोगों को झुंझुनू तक छोड़ने जाएंगे। यहाँ से आगे तुम लोग बस पर सफर करोगे। झुंझुनू यहाँ से काफी दूर है और जाहिर है किसी को हमारी जल्दी वापसी की तवक्को नहीं होगी। रूप सुहाए चंद घंटों तक वापस न भी पहुंचेगा तो ये समझ लिया जाएगा कि हम झुंझुनू में रुक गए थे। अब बात मेरी समझ में आ गई थी। मैंने इधर उधर देखा। हमारे अतराफ में दूर दूर तक खेतों में कोई नहीं था, इसलिए हम इत्मीनान से वहां एक पगडंडी पर दरख्त के नीचे बैठे प्रोग्राम बनाते रहे। दोपहर हो रही थी। हम खेतों में एक तवील चक्कर काटते हुए बस्ती की तरफ वापस आ गए। मुझे बड़ी शिद्दत की प्यास लग रही थी। मैंने बस्ती की एक औरत से पानी मांगा तो वो हिचकिचाहट का मुजाहिरा करने लगी। मैंने दोबारा पानी के लिए कहा तो वो हिचकिचाते हुए बोली, महाराज हम नीच जाति के लोग हैं। मैं समझ गया, ये नीच जात के लोग थे। ऊंची जात के लोगों को भगवान का अवतार समझते थे। मुझे राजस्थान में रहते हुए कई महीने गुजर गए थे। यहाँ जात पात का जो चक्कर देखने में आया था उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। यूं तो इन्हें घटिया तरीन लोग समझा जाता था। किसी ब्राह्मण को इनकी हवा भी छू जाए तो वो नापाक हो जाता था, लेकिन दूसरी तरफ मुख्तलिफ तरीकों से इनका खून पिया जाता था। मैं बहुत से वाकयात का चशमदीद गवाह था। रूप सुहाए के बारे में मैं पूरे वसूख से कह सकता था कि उस जैसे शख्स ने बस्ती वालों के साथ क्या कुछ नहीं किया होगा। बस्ती के लोग मुझे भी रूप सुहाए की जात का समझते थे, इसलिए वो औरत मुझे अपने घर का पानी पिलाने को तैयार नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा। एक झोंपड़े के साथ नीम के दरख्त के नीचे घड़ोंची पर पानी का एक मटका रखा हुआ था, जिस पर एल्युमिनियम का एक मैला सा ग्लास भी औंधा पड़ा था। मैंने आगे बढ़कर मटके का ढकना उठाकर ग्लास पानी से भरा और वहीं खड़े खड़े गटागट पी गया। सब लोग हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। हम काफी देर बान की चारपाई पर बैठे बस्ती के लोगों से बातें करते रहे।
इस दौरान एक अधेड़ उम्र औरत हिम्मत करके चाय बना लाई। उसने हिचकिचाते हुए चाय से भरे मिट्टी के प्याले हमारी तरफ बढ़ाए तो सबसे पहले मैंने एक प्याला ले लिया। रत्ना और सुमित्रा ने भी किसी झिझक का मुजाहरा किए बगैर एक एक प्याला ले लिया। बस्ती से वापस आते हुए मेरी नजरें हवेली की तरफ उठ गईं। छत पर डिश एंटीना देखकर मैं चौंके बगैर न रह सका, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी। शहर से 20 मील दूर बिजली और टेलीफोन की लाइन लाई जा सकती थी, तो डिश एंटीना लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। रूप सुहाय अभी तक हवेली में वापस नहीं आया था। लक्ष्मी किचन में दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। उसने हमसे पूछे बगैर चाय बनाकर हमारे सामने रख दी। दोपहर का खाना हमने 2-2:30 बजे के करीब खाया। रूप सुहाय भी हमारे साथ था। खाने के बाद मुझ पर थकन सी तारी हो गई। मैं अपने कमरे में आकर लेटा तो आंखें बंद होने लगी। सोकर उठा तो शाम के 6 बज रहे थे। रत्ना कमरे में नहीं थी। मैं बेड से उठकर बाहर आ गया। हॉल कमरे में रत्ना और रूप सुहाय बैठे ताश खेल रहे थे। सुमित्रा अपने कमरे में बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। मुझे देखकर रत्ना के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। रूप सुहाय ने मुझे देखकर पत्ते फेंक दिए। बोला, बस भाई अब तो बोरियत होने लगी है। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मैं आ गया था तो उसे तो बोरियत महसूस होनी ही थी। वो बोला, तुम लोग बैठो, मैं जरा बाहर का चक्कर लगा कर आता हूँ। और हाँ, आज पूनम की रात है। बस्ती वाले हर पूनम की रात को जश्न मनाते हैं। मुखिया ने तुम लोगों को बुलाया है। मैंने कहा, जरूर चलेंगे। रूप सुहाय के जाने के बाद मैं रत्ना के सामने बैठ गया। कहा, ये क्या ड्रामा हो रहा है? रत्ना ने कहा, ये बुढ़ा मुझ पर रेशा हतमी हो रहा है। सुमित्रा ने ठीक कहा था, वो अब उसके दिल से उतर रही है। अगर मैं जरा सी हौसला अफजाई करूं तो वो सुमित्रा को ठेंगा दिखा दे और मेरे पैर चाटने लगे। मैंने कहा, वो किसी के भी पैर चाटे, हमारा मकसद तो उसे काबू में रखना है। मैंने कहा, बस 1-2 दिन की बात है, उसकी किस्मत का फैसला तो हम कर ही चुके हैं। इस दौरान सुमित्रा भी वहां आ गई। रत्ना उसे रूप सुहाय के बारे में बताने लगी। उसने कहा, मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं। जब मैं अकेली थी तो मुझे ये खौफ रहता था कि मुझसे पनाह का ये सहारा भी न छिन जाए। अब मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं। हम देर तक बैठे रूप सुहाय के बारे में बातें करते रहे और फिर उसे अंदर दाखिल होते देखकर हमने मौजू बदल दिया। सुमित्रा को हम बस्ती में पूनम की रात जश्न के बारे में बता चुके थे। वो बोली, पूरे चांद की रात का ये जश्न बड़ा दिलचस्प होता है। रक्स सुरूर की महफिल सुबह तक जारी रहती है। तुम ये जश्न देखकर बहुत खुश होगे। रूप सुहाय ने कहा, ऐसा डांस तुमने कभी नहीं देखा होगा। और फिर उस रात खाने के बाद हम बस्ती में पहुंच गए। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि रूप सुहाय की हवेली में तो टेलीफोन भी था और बिजली भी, लेकिन बस्ती में बिजली नहीं थी। झोंपड़ों में केरोसिन लैंप जल रहे थे। कई झोंपड़ों के सामने भी जलती हुई लालटेनें रखी हुई थी। बस्ती चौक के चबूतरे पर मशलें रोशन थी। उन मशलों में शायद किसी जानवर की चर्बी इस्तेमाल की जा रही थी। फजा में हल्की सी बू फैली हुई थी। चबूतरे के सामने चारपाइयां डालकर बैठने की जगह बनाई गई थी। बस्ती वालों ने बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। पूरे चांद की दूधिया रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। बस्ती का ये बस्ती चौक कुछ अलग ही मंजर पेश कर रहा था। बच्चे इधर उधर भागे फिर रहे थे। मुख्तलिफ दिनों के हवाले से हिंदुओं में कई त्योहार मनाए जाते हैं। पूरे चांद की रात को तो हर तबके का हिंदू शुगल मेला करता है। इस बस्ती के लोग काश्तकार थे, मजारे थे। महीने में एक मर्तबा पूनम की रात को अपनी दिलचस्पी का सामान कर लेते। सबसे पहले कुछ रसूमात अदा की गईं। पुजारी ने अपनी भद्दी सी आवाज में एक भजन गाया और उसके बाद रक्स का प्रोग्राम शुरू हो गया। वो गांव की हसीन तरीन लड़कियां थीं जो अपने फन का मुजाहरा कर रही थीं। आज चूंकि उनका मालिक भी इस महफिल में शरीक था और मेहमान यानी हम भी। उस वक्त शायद 11 बजे थे। लक्ष्मण ने आकर रूप सुहाय के कान में सरगोशी की। रूप सुहाय एक झटके से उठ खड़ा हुआ। बोला, तुम लोग बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो लक्ष्मण के साथ हवेली की तरफ चला गया। उसके ठीक 5 मिनट के बाद मुझे लक्ष्मी दिखाई दी। वो मेरे बिल्कुल सामने चंद कदम के फासले पर खड़ी मेरी ही तरफ देख रही थी। फिर यकायक मुझे यूं लगा जैसे उसने आंख से मुझे कोई इशारा किया हो। मैंने तवज्जो नहीं दी। 1 मिनट के बाद उसने फिर इशारा किया। इस मर्तबा मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। वो मुझे आंख के इशारे से महफिल से बाहर बुला रही थी। उस वक्त मेरी एक तरफ रत्ना बैठी हुई थी और दूसरी तरफ सुमित्रा। मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखकर बाएं हाथ की छोटी उंगली उठा दी और उठकर वहां खड़े हुए मर्दों और औरतों के बीच में से गुजरता हुआ एक तरफ चला गया। लक्ष्मी गली से होती हुई एक झोंपड़े में चली गई। ये झोंपड़ा 3 कमरों पर मुश्तमिल था। सामने वाला कमरा कदरे बड़ा था। एक कमरा आगे दाईं तरफ था और एक बाईं तरफ। सामने वाले बड़े कमरे में एक लालटेन जल रही थी। लक्ष्मी ने कहा, बैठ जाओ बाबू। मैंने पूछा, ये किसका झोंपड़ा है? वो बोली, डरो नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि शहर से पुलिस आई है। मैं उछल पड़ा। कहा, क्या? लक्ष्मी ने इस बात में सर हिलाया। बोली, हाँ, एक इंस्पेक्टर है। वो राणा रणबीर सिंह के कत्ल के सिलसिले में मालिक से मिलने आया है। उसे मालिक के शहर वाले बंगले से कुछ चीजें मिली हैं और वो मालिक को अपने साथ शहर ले जाना चाहता है। मैंने कहा, लेकिन ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो?
और इसके लिए इतनी राजदारी की क्या जरूरत थी? लक्ष्मी बोली, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो बाबू? इंस्पेक्टर का कहना है कि उसे एक मर्द और एक औरत की भी तलाश है जो पुलिस से भागे हुए हैं। सुमित्रा देवी तो पहले भी यहाँ आ चुकी है। तुम और रत्ना देवी मालिक के साथ पहली मर्तबा आए हो। सुबह तुमने ड्राइवर का लिबास पहना था और कोई मालिक अपने ड्राइवर के साथ इस तरह अपनी हवेली में नहीं ठहरता। तुम्हारे साथ उसका रवैया भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। और फिर तुम्हारी पत्नी, वो आज दिन भर रूप सुहाए के साथ ताश खेलती रही। शर्त लगाकर। मैं चौंक गया, कहा शर्त लगाकर? क्या वो जुआ खेल रही थी? वो बोली, हाँ, लेकिन बाजी पैसों की नहीं थी। फिर उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गईं। बोली, क्या वो वाकई तेरी पत्नी है? मैंने कहा, नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। उसने कहा, और वो मर्द और औरत जिनकी पुलिस को तलाश है? मैंने कहा, बात यह है लक्ष्मी, मैं और रत्ना पढ़े लिखे हैं, मगर हमें कहीं नौकरी नहीं मिली। रत्ना को कहीं नौकरी मिली भी तो उसे माले गनीमत समझकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की गई। ऐसे ही एक मौके पर मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने उसे एक सेठ की हवस का शिकार होने से बचाया था। हमारी दोस्ती हो गई। हम दोनों नौकरी के लिए मारे मारे फिरते रहे और फिर हमने रोटी कमाने का वो तरीका अपनाया जो अगरचे काबिल तारीफ नहीं, लेकिन उसके बगैर कोई चारा नहीं। लक्ष्मी ने कहा, कैसा तरीका? मैंने कहा, हम मुख्तलिफ शहरों में घूमते रहते हैं। रत्ना लोगों को फांसती है, हम उनकी जेबें खाली करके आगे निकल जाते हैं। तुम हमें फरेबी और धोखेबाज कह सकती हो, लेकिन हमने कभी कोई संगीन जुर्म नहीं किया। मैं जानता हूँ किसी को धोखा देना भी एक जुर्म है, मगर हमने किसी को भी मजबूर नहीं किया। लोग रत्ना के हुस्न के जाल में फंस जाते हैं, इसमें हमारा क्या कसूर? पुलिस इसे जुर्म समझती है और इसलिए हमें तलाश किया जा रहा है। मैं खामोश होकर लक्ष्मी की तरफ देखता रहा। मुझे यकीन था कि उसे मेरी इस कहानी पर यकीन नहीं आया। मैं उसे सीधी साधी देहाती औरत समझता था, लेकिन वो बहुत चालाक साबित हुई थी। उसने एक ही दिन में हमारे बारे में बहुत सही राय कायम कर ली थी। अगर पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ न आता तो शायद वो कुछ मुगालते में रहती, लेकिन इंस्पेक्टर की आमद ने गड़बड़ कर दी और मुझे इस मामले को संभालना था। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। इससे पहले कि हम चौंकते, एक औरत कमरे में दाखिल हुई। हम दोनों सुन्न होकर रह गए। वो औरत दोनों हाथ कमर पर रखते हुए गुर्राई, ओ, तो ये गुल खिलाए जा रहे हैं। मैं अभी सबको बुलाकर लाती हूँ और दिखाती हूँ तेरे करतूत। वो औरत जैसे ही मुड़ी, लक्ष्मी ने लपक कर उसे पकड़ लिया। बोली, नहीं रंजना, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैंने इस बाबू को किसी और काम से बुलाया था। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं पूरी बस्ती में बदनाम हो जाऊंगी। रंजना ने तुनक कर कहा, अरे पहले कौन सी तेरी नेकनामी है? सारे बस्ती वाले जानते हैं, तेरा कसम लक्ष्मण भी जानता है, इसीलिए तूने मेरे घर का दरवाजा खुला रखवाया था। अरे फिटकार हो तुझ पर, आज ही तो ये मेहमान आया है और तूने इसे फांस लिया। मैं अभी बुलाती हूँ सबको। लक्ष्मी बोली, ठीक है, जा तू सबको बुला ला, लेकिन उनके सामने तुम्हें ये भी बताना होगा कि कल दोपहर को लालू प्रसाद के साथ उसके घर में क्या कर रही थी। रंजना का चेहरा धुआं हो गया, उसकी अकड़ी हुई गर्दन एकदम ढीली पड़ गई। बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी लक्ष्मी, लेकिन सोच अगर मेरी जगह कोई और यहाँ आ जाता तो तेरी कितनी बेइज्जती होती। फिर वो रंजना को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। मैं झोंपड़े से बाहर आ गया। मैं गली के दूसरी तरफ से होता हुआ बस्ती से बाहर निकल गया और तवील चक्कर काट कर रत्ना और सुमित्रा के पास पहुंचा। रत्ना ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। उसके बाद मैं ज्यादा देर वहां नहीं बैठ सका। मैंने रत्ना और सुमित्रा को इशारा किया और हम तीनों उठ गए। गांव का मुखिया और बस्ती के कुछ लोग हमें लालटेनों की रोशनी में बस्ती के बाहर तक छोड़ने आए। फिर एक शख्स हमारे साथ रह गया। वो लालटेन लिए हमारे आगे आगे चलता रहा। हवेली के करीब पहुंचकर वो भी वापस चला गया। मेरा ख्याल था कि वो पुलिस इंस्पेक्टर अभी तक हवेली में मौजूद होगा। मैं ये प्रोग्राम बनाकर बस्ती से वापस आया था कि सुमित्रा को अंदर भेज दूंगा और खुद रत्ना के साथ इधर उधर घूम फिर कर वक्त गुजार दूंगा। लेकिन हवेली में ना तो पुलिस की जीप नजर आई और ना ही रूप सुहाई की लैंड क्रूजर। लक्ष्मण बरामदे में बैठा हुआ था। हमें देखते ही उठ खड़ा हुआ। मैंने करीब पहुंचकर पूछा, रूप सुहाय कहाँ है लक्ष्मण? लक्ष्मण ने कहा, वो तो थानेदार के साथ शहर गए है सरकार, सुबह वापस आवेंगे। मेरी भवें सुकड़ गई। ये तो मुझे लक्ष्मी ने ही बता दिया था कि पुलिस इंस्पेक्टर रूप सुहाय को साथ ले जाना चाहता है, लेकिन रूप सुहाय हमें बताए बगैर चला गया था, जिसका मतलब था कि मामला कुछ ज्यादा ही संगीन था। हमारे वहां आने के तकरीबन आधे घंटे के बाद लक्ष्मी भी आ गई। उसने दुस्दीदा निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर किचन में घुस गई। उसके पीछे ही लक्ष्मण भी किचन में चला गया। हम हॉल कमरे में बैठे हुए थे, वो दोनों किचन में खुसर फुसर कर रहे थे। तकरीबन 20 मिनट के बाद लक्ष्मी हमारे लिए चाय बनाकर ले आई। वो समझदार औरत थी और जानती थी कि घर आए हुए मेहमानों को किस वक्त किस चीज की जरूरत हो सकती है। हमारे सामने चाय रखते हुए उसने एक बार फिर कनखियों से मेरी तरफ देखा और बाहर चली गई। लक्ष्मण किचन ही में बैठा चाय पी रहा था। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो भी बाहर आ गया। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं बाहर बैठा हूँ सरकार, मेरी जरूरत हो तो आवाज दे लियो। मैंने सर हिला दिया और खामोशी से चाय पीता रहा।
मैं लक्ष्मी के बारे में सोच रहा था कि हम तो उसके लिए अजनबी थे, लेकिन उससे हमसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई थी, और मुझे भरी महफिल से उठाकर हवेली में पुलिस इंस्पेक्टर की आमद के बारे में क्यों बताया था। 2 बज चुके थे। बस्ती की तरफ से मौसीकी और शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। रक्स मौसीकी का प्रोग्राम रात भर जारी रहने वाला था। रत्ना और सुमित्रा को यह पता चल गया था कि यहाँ कोई पुलिस ऑफिसर आया था जो रूप सुहाय को अपने साथ ले गया है, लेकिन उन्हें अभी तक वो बात मालूम नहीं हो सकी थी जो लक्ष्मी ने मुझे बताई थी। 2 बजे के बाद सुमित्रा अपने कमरे में जाकर सो गई। उसके जाते ही रत्ना मेरी तरफ मुड़ी और मुझे घूरते हुए बोली, बस्ती में तुम मुझे छोटी उंगली दिखाकर गए थे, वापसी में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगने चाहिए, तुम पूरे 1 घंटा गायब रहे, कहाँ गए थे? मैंने साफ गोई से कहा, लक्ष्मी के साथ एक झोंपड़े में। रत्ना ने खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा। बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, वो मुझे एक झोंपड़े में ले गई थी। फिर मैंने उसे लक्ष्मी से होने वाली बातों के बारे में आगाह किया। आखिर में कहा, उसे हम पर शुबा हो गया है कि हम वही हो सकते हैं जिन्हें मुल्क भर की पुलिस पूरी सरगर्मी से तलाश करती फिर रही है। मैंने उसे अपने और तुम्हारे बारे में एक फर्जी कहानी सुना दी थी, लेकिन मुझे यकीन है कि उसे मेरी कहानी पर यकीन नहीं आया। रत्ना ने कहा, अगर रूप सुहाय के साथ पुलिस आ गई तो हमें यहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा, हमें जो कुछ भी करना होगा मौका महल के मुताबिक ही करना होगा। पुलिस रूप सुहाय को राणा रणवीर सिंह के सिलसिले में लेकर गई है। उस पर कत्ल का शुबा तो नहीं किया जा सकता। मुमकिन है पुलिस वाले उससे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हों, लेकिन लक्ष्मी ने मफरूर औरत और मर्द वाली जो बात कही थी उससे मुझे उलझन हो रही है। रत्ना ने कहा, अब जैसी भी सूरत हाल हो उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने दीवार घीर घड़ी की तरफ देखा। 3 बज चुके थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था, और यूं लगता था जैसे रत्ना ने भी रात भर जागने का प्रोग्राम बना रखा हो। बस्ती की तरफ से शोर और मौसीकी की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। 1 घंटा और गुजर गया और रत्ना ऊँघने लगी। मैंने उसे कमरे में भेज दिया, लेकिन खुद वहीं बैठा रहा। मुझे वाकई नींद नहीं आ रही थी। मेरे जहन में एक अंदेशा ये भी था कि ऐसा न हो कि पुलिस किसी वक्त यहाँ पहुंच जाए और हम सोते में ही धर लिए जाएं। दिन का उजाला फैलने लगा था, मगर मेरी आंखों में नींद अब भी नहीं थी, और उस वक्त मैं सोना भी नहीं चाहता था। मुझे चाय की तलब हो रही थी। मैं अपनी जगह से उठकर किचन की तरफ बढ़ा ही था कि बाहर वाला दरवाजा खुला और लक्ष्मी अंदर दाखिल हुई। वो बोली, तुम सोए नहीं बाबू? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, चाय बनाने जा रहा था। लक्ष्मी बोली, तुम बैठ जाओ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैं सोफे पर बैठ गया। लक्ष्मी चाय बनाने चली गई। कुछ देर में हवेली के बाहर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर मैं सीधा हो गया। लक्ष्मण किसी तरफ से निकलकर गेट की तरफ जा रहा था। उसने गेट खोला तो बाहर रूप सुहाय की लैंड क्रूजर खड़ी थी। उसके साथ अगली सीट पर एक और आदमी बैठा हुआ था। हुलिये से वो कट्टर हिंदू लगता था। गंजे सर पर वस्त में बालों की चुटिया थी जो दाईं तरफ लटक कर कान को छू रही थी। माथे पर कुश्का और मूछें खासी बड़ी थी। शेव बना हुआ था। उसने सुरमई रंग का कुर्ता पहन रखा था, और जाहिर है उस कुर्ते के साथ उसने धोती पहन रखी होगी, जो गाड़ी में बैठे होने की वजह से नजर नहीं आ रही थी। लक्ष्मी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मालिक आ गया है, उसके साथ धनराज भी है। तो ये धनराज था जो रूप सुहाय के साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था। गेट खुल चुका था। रूप सुहाय गाड़ी को अंदर ले आया। मैंने लक्ष्मी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। मैं रूप सुहाय को ये तासुर देना चाहता था कि मैं सो रहा हूँ। गाड़ी पोर्च में रुक गई। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी और फिर रूप सुहाय अंदर आ गया। गालिबन धनराज और लक्ष्मण भी उसके साथ थे। उनकी बातों की आवाज सुनकर मैं बेदार हो गया। रूप सुहाय मेरी तरफ तवज्जो दिए बगैर धनराज से बातें कर रहा था। फिर धनराज मेरी तरफ देखता हुआ बाहर चला गया। रूप सुहाय ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मी कहाँ है? उसे बुलाओ, हमारे लिए नाश्ता तैयार करे। लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मी रसोई में है सरकार। रूप सुहाय ने कहा, ठीक है, उससे कहो पहले हमारे लिए चाय बनाए और फिर नाश्ता तैयार करे, और तुम बाहर जाकर गाड़ी साफ करो। 1 घंटे के बाद हमें यहाँ से जाना है। मैं आंखें खोल चुका था, अब उठकर बैठ गया। रूप सुहाय मेरी तरफ देखता हुआ सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकन और आंखों में सुर्खी थी। लगता था वो रात भर जागता रहा है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मामला है रूप सुहाय? पुलिस तुम्हें क्यों ले गई थी? रूप सुहाय ने कहा, वही राणा वाला मामला है। वो मुझसे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया था अपनी बहन से मिलने के लिए, लेकिन वो माउंट अबू पहुंच गया, जहां किसी औरत के बारे में मालूमात हासिल करता रहा, और यहाँ वापस आते ही किसी के हाथों मारा गया। मैंने ताज्जुब का इजहार किया। कहा, किसी औरत के बारे में मालूमात? कौन थी वो औरत, और पुलिस को ये सब कैसे मालूम हुआ? रूप सुहाय ने कहा, ये पुलिस वाले तो गड़े मुर्दे उखाड़ ही लेते हैं। मैंने पुलिस को बताया था कि राणा अपनी बहन से मिलने जयपुर गया था, लेकिन वो अपनी बहन के पास नहीं गया। यहाँ से वो जयपुर पहुंचा और वहां से किराए की कार लेकर माउंट अबू पहुंच गया, जहां प्रेम निवास रेस्टोरेंट में रत्ना नामी किसी औरत के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहा। और रत्ना वही औरत है जिसने पाकिस्तानी दहशतगर्द के साथ मिलकर तबाही मचा रखी है।
पुलिस को शुबा है कि राना का भी उन दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक हो सकता है और वो दहशतगर्द इस वक्त कोटपुतली में मौजूद हैं। पुलिस के बाज़ आला अफसरान जयपुर से यहाँ आए हुए हैं। वो मुझसे राना की सरगर्मियों के बारे में जानना चाहते थे। राना बड़ा बेईमान निकला। मैं उसे बहुत शरीफ आदमी और अपना वफादार समझता था। मुझे नहीं मालूम था कि वो आतंकवादियों से मिला हुआ है। मैंने कहा, सुना है इंस्पेक्टर तुमसे किसी औरत और मर्द के बारे में पूछ रहा था। वो बोला, हाँ, पुलिस को पता चल गया है कि एक औरत और एक मर्द मेरे बंगले पर ठहरे हुए थे। मैंने उन्हें बताया कि वो मेरा एक दोस्त था जो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से आया हुआ था, जो चंद रोज रहकर वापस चला गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि पुलिस मेरे इस बयान से मुतमिन नहीं हुई। उन्होंने मुझे आज शाम 5 बजे फिर बुलाया है। रॉ का एक ऑफिसर भी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है तुम्हें गलत बयानी की जरूरत नहीं है, तुम हमें पुलिस के सामने पेश कर देते। इस तरह पुलिस भी मुतमिन हो जाती और तुम्हें भी परेशानी न होती। रूप सुहाय ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं राजपूत हूँ, हमारी कुछ रिवायात हैं। मेहमानों को हम घर की बरकत समझते हैं, भगवान की दया। मैं अपने मेहमानों को पुलिस के हवाले कैसे करूं? लेकिन मैं जानता हूं कि पुलिस आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा, गोया तुम्हें मुसलसल परेशान किया जाता रहेगा। उसने कहा, लेकिन मैंने इसका हल तलाश कर लिया है। मैंने पूछा, वो क्या? वो बोला, मैं तुम लोगों को झुंझुनू ले जा रहा हूँ। यहाँ से 30-40 मील के फासले पर एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ मेरे दोस्त का बहुत बड़ा मकान है। तुम लोगों को वहाँ छोड़कर मैं कोटपुतली चला जाऊंगा। 1-2 दिन के बाद मैं खुद भी वहाँ आ जाऊंगा। मैंने कहा, हमारी वजह से इतनी परेशानियां क्यों उठा रहे हो? वो बोला, तुम लोग सुमित्रा के रिश्तेदार और मेहमान हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पुलिस तुम लोगों को परेशान करे। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। रूप सुहाय ने जो कुछ देर पहले राजपूती रिवायात की बात की थी, इसमें कोई शुबा नहीं था कि राजपूत अपनी रिवायात और आन बान पर मर मिटने वाले थे। लेकिन जहां मामला कुछ और था। रूप सुहाय ऐसा आदमी हरगिज नहीं था जिसे रिवायात का एहसास होता। वो तो एक अय्याश आदमी था। उसकी नजरें रत्ना पर थीं। खुद राजपूतों की तारीख बताती है कि औरत के लिए इस खित्ते में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं।